नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की गेस पेपर की। आपकी वीडियो आ रही थी, गेस पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था और आज उसी श्रृंखला में अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है कंप्यूटर एग्री इन्फो। उस सब्जेक्ट के अपन किसकी बात करने वाले हैं? पेपर सॉल्यूशन की और गेस पेपर की बात करने वाले। कौन से पेपर सॉल्यूशन? ओल्ड पेपर नहीं, जो गेस पेपर है उसकी और उसके सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। इसके साथ में ही आपने पहले वीडियोज भी देखी होगी, एग्रोनॉमी का आ चुका है, लगभग सब्जेक्ट्स का आ चुका है और इसी श्रृंखला में अपन किसकी बात करेंगे? आज कंप्यूटर की बात करने वाले हैं। और आपने देखा होगा एग्जाम लगी है तो एज इट इज ऐसे के ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जा रहे हैं और उसी प्रकार से आज कंप्यूटर सब्जेक्ट का गेस पेपर और उसका सॉल्यूशन रहने वाला है। और आप सभी को पता है लगभग अपन 5 पार्ट में ये जो पेपर रखते हैं उसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है, फिर आपके अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं, गेस पेपर आता है और गेस पेपर में भी कौन कौन से क्वेश्चंस है? 2 टाइप के लॉन्ग आते हैं, लॉन्ग वाले क्वेश्चन आते हैं, एक टिप्पणी वाला क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा, सबसे पहले डेफिनेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं और उसमें आपके डेफिनेशन दी हुई है। सबसे पहले डीबीएमएस क्या है? पहले डीबीएमएस है, फिर फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है कि सर यहाँ पर तो इंग्लिश में बता रहे हो, क्या हिंदी में नहीं है क्या? बिल्कुल साथियों, बाइलिंगुअल है, आगे आपको हिंदी में देखना पड़ेगा सारा। फिर आता है कंप्यूटर की लैंग्वेज आ जाएगा, आईसीटी और ई एग्रीकल्चर आ जाएगा, मतलब आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है आपके। इसके साथ में ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आ जाएगा, प्लॉटर आ जाएगा, वेब ब्राउजर्स आ जाएगा। फिर आपको देखना है डिफरेंस, मतलब बीच में आपको डिफरेंस ज्ञात करना है, डिफरेंस बताना है, एनालॉगी जो कंप्यूटर है और इसके साथ में जो डिजिटल कंप्यूटर है, इन दोनों के मध्य क्या अंतर है मेनली उसके बारे में बताना है। फिर अपने है डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और एक्सपर्ट जो सिस्टम है इसके मध्य आपको क्या बताना है? अंतर बताना है कि इन दोनों के मध्य क्या अंतर है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के कितने टाइप्स हैं उनकी अपन बात करेंगे। इसके साथ में ही व्हाट आर द एडवांटेज of using mobile apps in agriculture, explain any 5 apps in commonly used in agriculture। मतलब आपको बताना है कि जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है, मतलब कृषि है, कृषि में आपको मोबाइल एप्स का क्या क्या यूज किया जाता है और इसके साथ में ही कॉमनली 5 ऐप के आपको नाम बताने हैं कि ये ऐप अपने एग्रीकल्चर में यूज किए जा रहे हैं। इसके साथ में ही व्हाट इज द वेब पेज, मतलब वेब पेज क्या है, वेब पेज क्या है, और राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एचटीएमएल, एचटीएमएल पर आपको क्या बताना है? शॉर्ट में इंफॉर्मेशन बतानी है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में आपको बताना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेमोरी डिवाइस और एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी के क्या क्या प्रकार हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है राइट अबाउट प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में बताना है और इसके टाइप्स के बारे में बताना है। इसके साथ में ही व्हाट इज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती है कंप्यूटर की, उनके बारे में बताना है। और इन सभी डिवाइसेस की क्या बनानी है? एक लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है साथियों? लिस्ट बनानी है। लिस्ट में आपको बताना है और शॉर्ट में आपको क्या देना है? इनका इंट्रोडक्शन देना है, इनका परिचय देना है। ठीक है, इनका क्या देना है साथियों? परिचय देना है। इसके साथ में एक्सप्लेन द वेरियस कंप्यूटर जनरेशन और इसके साथ में ही आपको बताना है डिफाइन द कंप्यूटर, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और इसके साथ में ही
इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि पहले मैंने पढ़ा रखे हैं आपको ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में। कहां पर पढ़ा रखे हैं? ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, या ओल्ड पेपर सॉल्यूशन के भी दो पार्ट थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो कुछ क्वेश्चन आपको वहां पर भी मिलेंगे जैसे जनरेशन वगैरह का है, ठीक है। तो वो आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, वो आपको डायरेक्ट वहीं से क्या करना है, स्टडी करनी है। अब अपन सबसे पहले इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा। सॉल्यूशन पहले हो चुका है उनको अपन शॉर्ट में समझेंगे, और जो पहले नहीं हो रखा है उनका अपन डिटेल से सारी चीजें समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि इसमें 80 से 90% तो एज इट इज आपको ऐसे के ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। और एग्जाम में आप देखना और नहीं मिले तब मेरे को बताना कि सर ये क्वेश्चन नहीं मिला और इस पेपर से हमारे को नुकसान हुआ। कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, इतनी तो मैं गारंटी के साथ में आपको कह सकता हूं। इसमें आता है सबसे पहले डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है बेटा? ये एक प्रकार का क्या करता है, ये उपयोगकर्ताओं के लिए जो प्रोसेस होती है, जो डाटाज होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक सरल रूप से उनको अवेलेबल हो, और इसके साथ में ही वो उनको स्टोर कर सके, उनका अदल बदल कर सके उन डाटाज को। उसके लिए एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि जो यूजर्स है उनको डेटाबेस बनाने, प्रबंधित करने और हेरफेर करने की क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। इसके साथ में ही यह डेटा को कुशलता पूर्वक क्या करता है, संग्रहित भी करता है और पुनः प्राप्त करता है और अपडेट करता है और प्रबंधन करने का भी क्या करता है, कार्य करता है। तो डीबीएमएस समझ में आ गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस बनाने, प्रबंधित करने और हेरफेर करने की अनुमति देता है, और यह डेटा को कुशलता पूर्वक संग्रहित करने का, पुनः प्राप्त करने और अपडेट करने और मैनेजमेंट करने का क्या करता है, उपकरण प्रदान करता है। ये अपने क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डाटा को क्या करता है, मैनेजमेंट करने का मेनली कार्य करता है। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, डीबीएमएस कहते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने है फ्लो चार्ट। क्या होता है साथियों? फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट कहीं ना कहीं अपन जैसे ये एरो के माध्यम से अपन ने बता दिया, ठीक है। ये इस प्रकार से जो भी चिन्ह वगैरह का प्रयोग करके अपन एक चार्ट तैयार करते हैं उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट एक प्रकार का आरेख है जो कि तीर का मतलब क्या होता है, एरो। तीर का मतलब क्या होता है, एरो होता है बेटा। एरो के माध्यम से, रेक्टेंगल्स मतलब आयत के माध्यम से, डायमंड जैसे प्रतीकों का उपयोग करके किसी प्रक्रिया के चरणों को दृश्य के रूप में दर्शाता है, दृश्य के रूप में बताता है। और यह वर्क फ्लो या जो एल्गोरिथम है इसकी योजना बनाने में और समझाने में क्या करता है, मदद करता है। बेटा आप कोई आयत बना रहे हो, कोई फ्लो चार्ट में कोई चिन्ह का यूज कर रहे हो, और उस वो किस में मदद करता है कि सर वो मदद करता है हमारे को एक कोई भी अपन दृश्य रूप में बना देते हैं। जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि आप है ना कोई भी क्वेश्चन अगर उससे चार्ट बनने की संभावना है ना, तो आप उसे चार्ट बनाकर समझा क्या हो, मतलब उसका एक दृश्य प्रारूप तो, ठीक है। तो वही आपको करना है फ्लो चार्ट में, ठीक है। तो फ्लो चार्ट समझ में आ गया क्या होता है और क्या डेफिनेशन होती है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, अपने आता है कंप्यूटर लैंग्वेज। क्या आता है बेटा, कंप्यूटर लैंग्वेज आता है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर की खुद की भाषा होती है। अब आप बोलो कि कंप्यूटर को बोलो कि आप क्या कर रहे हो, जैसे अपन बात कर रहे हैं, क्या वो समझ जाएगा कि सर नहीं समझेगा। कंप्यूटर बेटा आपकी भाषा को इसको समझेगा भी ना, तो वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है, अपने समझने योग्य भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कोई गलत बात बोल रहा है तो वो इंसान क्या करता है, उसको सही वे में लेता है और उसकी बराबरी नहीं करता, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर को कोई भी भाषा कहते हैं तो भाई साहब वो समझने का, एक्सेप्ट करने का उसका अलग तरीका होता है, वो अलग लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। आप उसको हिंदी बता रहे हो तो वो अलग भाषा में उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा और फिर समझेगा। तो इसी को कंप्यूटर की भाषा कहते हैं। कंप्यूटर भाषाएं निर्देशों का एक सेट है जो कि कंप्यूटर से संवाद करने और प्रोग्राम बनाने के लिए उपयोग की जाती है, और इन्हें 3 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक मशीनी भाषा होती है, एक असेंबली भाषा होती है और एक उच्च भाषाएं होती है जैसे सी, जावा, पाइथन। ये अपने क्या है, उच्च भाषाएं हैं। तो ये अपने क्या आती है साथियों, ये अपने इनको हाई लेवल लैंग्वेज भी
कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने क्या है, ये कहीं ना कहीं अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो ये अपने तीसरी डेफिनेशन हो जाती है। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है आईसीटी और ई एग्रीकल्चर। क्या आता है? आईसीटी। आईसीटी का मतलब क्या है, मैंने बताया था, आईसीटी का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर मैं इसको सीधी सी अपनी भाषा में समझाना चाहूँ तो आईसीटी क्या होता है और ई एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस की बात करें अपन कि इसमें एग्रीकल्चर का क्या फायदा होगा इन दोनों से, तो बेटा जो किसान है, किसानों को मौसम के बारे में जानकारी मिल जाएगी, किसानों को मार्केटिंग, मतलब अपन बात करें कोई भी प्रोडक्ट है उसका भाव क्या चल रहा है, गेहूं का क्या भाव चल रहा है, मक्के का क्या चल रहा है, धान का क्या चल रहा है, उनके बारे में उनको क्या मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दैट इज अपने आईसीटी और ए एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर में इसका कहीं ना कहीं योगदान रहता है। ठीक है, वो उनको अच्छे भाव लेने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, देखिएगा आईसीटी एक डिजिटल रूप से जानकारी को संसाधित और संचार करने वाला, मतलब जानकारी किसानों तक जानकारी पहुंचा रहा है। ठीक है, तो जानकारी संचार करने वाला या जानकारी संसाधित और इसके साथ में ही संचार करने वाले क्या है, उपकरण और एप्लीकेशन है। और ई एग्रीकल्चर में आईसीटी का उपयोग कृषि में उत्पादकता, बाजार पहुंच और जानकारी साझा के लिए किया जाता है। ये अपने क्या है, आईसीटी और ई एग्रीकल्चर है। क्या है बेटा, आईसीटी और ई एग्रीकल्चर है। इसके बाद में अपने आता है ओसीआर। क्या आता है, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। मतलब ये क्या करता है साथियों, ये कहीं ना कहीं अपने ऑप्टिकल जो करेक्टर होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उनको क्या करता है, स्कैन करने का कार्य करता है। भाई साहब आपने देखा होगा कि कोई भी पेज लेकर जाते हो, उसको आपने क्या किया, स्कैन किया, मतलब उसके करेक्टर को क्या किया, स्कैन किया, उसके बाद में वो जानकारी को लेकर उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा, उसको प्रिंट करेगा। देखा होगा प्रिंटर वाले के पास में। तो बेटा वही होता है कि ओसीआर एक प्रकार की टेक्निक है जो कि विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को क्या करती है, स्कैन करती है और इसके साथ में इनकी छवियों और संपादन योग्य और खोज योग्य पार्ट में क्या करती है, चेंज करती है। तो ये अपने क्या है, एक प्रकार का स्कैन करने का है। इसके बाद में आता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है बेटा, प्लॉटर वही है, जैसे प्रिंटर और प्लॉटर में वैसे ज्यादा फर्क नहीं होता है, पर ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं कोई बड़े पैमाने पर कोई वास्तुकला योजना है, इंजीनियरिंग चित्र है, इनके लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो प्लॉटर एक प्रकार का क्या है, प्रिंटर है, कंप्यूटर से आदेशों की व्याख्या करके निरंतर रेखाएं खींचता है वास्तुकला में। जैसे कोई भी रेखाओं का मतलब है, जैसे वास्तुकला में कोई भी आपका कोई भी क्या बना रहे हो, जैसे कोई भी मानचित्र बना रहे हो, कोई भी एरिया का कोई भी डायग्राम बना रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो प्लॉटर के द्वारा अपन करते हैं, प्रिंटर के द्वारा वो चीज नहीं करते हैं। तो प्रिंटर समझ में आ गया क्या है। अब इसके बाद में अपने आता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो कि अपन कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो अपने को वहां तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। कोई भी अपने यूजर है, उस यूजर को उसकी जो सूचना है वो पूछना चाह रहा है, वहां तक उसको पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। कौन मदद करता है, कि सर वेब ब्राउजर करता है। कौन करता है, वेब ब्राउजर करता है। तो ये आपको याद रखना है कि वेब ब्राउजर क्या होता है। डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा कि जो यूजर है, यूजर को इंटरनेट पर वेबसाइटों तक पहुंचने और नेविगेट करने की क्या करता है, ये अनुमति देता है। जैसे क्या आ जाएगा, गूगल क्रोम आ जाएगा, फायरफॉक्स आ जाएगा, मोजिला आ जाएगा, देख लेना इनको। ठीक है, ये क्या करता है, वहां तक पहुंचाने का मदद करता है। ठीक है, और एग्जाम्पल के माध्यम से कि अगर आपको समझाना चाहूं तो वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने ये ओपन किया, ठीक है, अब मैं यहाँ पर बेटा कुछ भी सर्च करूंगा ना, यहाँ पर कुछ भी सर्च करूंगा, जैसे मैंने ब्राइट एग्रो क्लासेस सर्च किया, अब मेरे को ये ब्राइट एग्रो क्लासेस तक क्या कर देगा, ये मेरे को पहुंचा देगा, ये मेरे को ब्राइट एग्रो क्लासेस तक पहुंचा देगा। तो बेटा ये मेरे को पहुंचाने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, ब्राइट एग्रो क्लासेस प्री पीजी का, जेआरएफ का, जेट आईसीआर बीएचयू का, और इसके साथ में बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्सेज चलाते हैं। ठीक है, ये कौन बताएगा, ये मेरे को पहुंचा रहा है, क्रोम पहुंचा रहा है। कौन पहुंचा रहा है बेटा,
क्रोम पहुंचा रहा है, ठीक है। ये गेस पेपर वाला आपका फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, दिख रहा है। ये गेस पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा, ये भी जानकारी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर क्या मिलेगा, गैस पेपर वाला मिलेगा, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म चार्ज है बेटा, ये कोई उसका वो चार्ज नहीं है। आपने देखा होगा फोन पे करते हो उस टाइम क्या करते हो कि सर हम फोन पे करते हैं ना तो हमारे 1-2 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, जब पेमेंट वगैरह करते हैं तो उसका वो प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है बेटा, ठीक है। अब आपको इस प्रकार से समझ में आएगा कि आपको कौन, आप कुछ भी सर्च कर रहे हो तो आपको गूगल क्रोम में पहुंचा रहा है वहां तक, तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इनको क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट एनालॉग कंप्यूटर, और इसके साथ में ही डिजिटल कंप्यूटर में डिफरेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में डिफरेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो निरंतर रूप से क्या करते हैं, संसाधित करते हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर डेटा को बाइनरी भाषा में क्या करते हैं, 0 और 1 के रूप में ही क्या करते हैं, संसाधित करते हैं। इसके साथ में नेक्स्ट आता है एनालॉग कंप्यूटर तापमान, दाब जैसे भौतिक मतलब फिजिकल कोई भी मेजर करनी है, फिजिकल भौतिक जो भी इकाइयां मापनी है ना, वो काम कौन करता है, वो एनालॉग। जबकि जो डिजिटल है ना वो कंप्यूटर गणनाएं और तार्किक संचालन के लिए क्या करता है, कार्य करता है। तो ये अपने डिजिटल आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ में डिजिटल कंप्यूटर अधिक सटीक और बहुउद्देशीय होते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर सिमुलेशन कार्यों में क्या होते हैं, तेज होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कम प्रचलित होते हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर घर में, कार्यालय में, हर जगह पर अवेलेबल होता है, ठीक है, तार्किक गणनाओं के लिए। तो ये अपने किस में आ जाता है, ये अपने आ जाता है जो डिजिटल कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, उसमें डिफरेंट आ जाता है। अब इसके बाद में अपने आता है डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये कंप्यूटर का एक ऐसा सिस्टम है जो कि अपने को हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है बेटा, निर्णय लेने में। किसमें हेल्प करता है, निर्णय लेने में हेल्प करता है कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको ये फसल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपको ये आईएफएस का सिस्टम अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। तो ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। देखो डीएसएस क्या है, डेटा विश्लेषण करके निर्णय लेने में क्या करता है, मदद करता है। कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें हेल्प करेगा। जबकि जो एक्सपर्ट सिस्टम है ना, ये मानव विशेषज्ञता की क्या करता है, नकल करके समाधान करता है। मतलब मानव विशेषज्ञता के आधार पर करता है ये। तो जो भी समाधान प्रोवाइड करवाएगा, एक्सपर्ट सिस्टम भी किसानों को समाधान प्रदान करता है, और जो अपने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो भी समाधान प्रदान करता है। पर अपन बात करें कि डीएसएस जो है वो डेटा का विश्लेषण करके निर्णय लेने में क्या करता है, मदद करता है। जबकि जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो मानव विशेषज्ञता की नकल करके क्या करता है, समाधान प्रदान करता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, डीएसएस जो है वो डेटा और सांख्यिकी मॉडलों पर क्या करता है, निर्भर करता है। डेटा और सांख्यिकी के मॉडलों पर क्या करता है, निर्भर करता है। जबकि एक्सपर्ट सिस्टम जो है ना, वो ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष नियमों का क्या करता है, ये कहीं ना कहीं उपयोग करता है। मतलब ये मानव विशेषज्ञता, मतलब मानव के नॉलेज का यूज करेगा, और ये यूज करेगा डेटा, सांख्यिकी मॉडल, इनका यूज करता है, फिर क्या करता है, डिसीजन लेता है। इसके बाद में आता है डीएसएस खेत प्रबंध के लिए सिफारिशें देता है, जबकि एक्सपर्ट सिस्टम जैसे फसल के रोगों का निदान कर सकता है, उर्वरकों का सुझाव दे सकता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अंतर है। इसके साथ में एक्सपर्ट सिस्टम स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जबकि जो डीएसएस है इसको अक्सर बेहतर निर्णय लेने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट की आवश्यकता होती है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड में तो भाई साहब यूजर करता, मतलब यूजर भी चाहिए, उपयोगकर्ता भी चाहिए। पर एक्सपर्ट सिस्टम स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हूं, मेरे को नॉलेज है, तो मैं एक्सपर्ट सिस्टम हो गया। अब मैं किसी भी खेत में जाकर वहां के रोग वगैरह का पता लगा लूंगा, मतलब एक्सपर्ट सिस्टम कौन हुआ, मैं हुआ। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मैं यूज करता हूं कंप्यूटर में, तो बेटा वो कंप्यूटर हो जाता है, ठीक है। अब दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपने आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड देयर शॉर्ट इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। जैसे एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं,
नेट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो उसको जो आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, उसको ही अपन क्या कहते हैं, उस जाल को ही क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्कों में टोपोलॉजी के आधार पर वैसे अलग अलग होते हैं, पर अपन कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहला देखें तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क होता है। कौन सा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क है, जो कि लोकल एरिया तक ये क्या होता है, सीमित होता है, जैसे घर में, कार्यालय में, स्कूल में, सीमित क्षेत्रों में होता है ये, ठीक है। अब इसके साथ में ही अपन बात करें, ये जो नेटवर्क है ना, ये कंप्यूटरों और उपकरणों को जोड़ता है, पर सीमित क्षेत्र में क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है, जैसे घर में, कार्यालय में। जैसे आपने नेटवर्क लगवा लिया भाई साहब, घर पर लगवा लिया, अब आप जो डिवाइसेस को ऐड करोगे तो वो कहाँ की कर सकते हो, वो आपके घर की आसपास की कर सकते हो, मतलब नियर बाय होम या जो घर के अंदर है उनको आप ऐड कर सकते हो। तो ये अपने लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसके बाद में अपने आता है साथियों नेक्स्ट MN, मतलब ये होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। मतलब यह एक बड़े शहर या बड़े परिसर के अंतर्गत लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है, कई लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, ठीक है। कई लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जो जोड़ने का कार्य करता है ना, वो कौन करता है साथियों, वो कहीं ना कहीं अपने करता है। कौन करता है कि सर, वो अपने करता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है वो MAN करता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मतलब जितने भी LAN है ना, उनको आपस में जोड़कर रखेगा, उसको क्या कहते हैं, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कहते हैं, MAN कहते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, और आगे आता है वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब ये क्या करता है, कहीं ना कहीं कंप्यूटरों और नेटवर्कों को बड़े भौगोलिक क्षेत्र में आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, जैसे कि देश में हो गया, ठीक है, महाद्वीप में हो गया, ऐसे आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। देश के नेटवर्क को एक जगह जोड़ लिया, इसके साथ में ही महाद्वीप के नेटवर्क को एक जगह जोड़ लिया, तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, WAN कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है, कि सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद में देखिएगा, अब अपन चलते हैं PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आपके मोबाइल में है, आपके मोबाइल में है, आप मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो, तो जो आपके नेट मिलता है वो पर्सनल रहता है कि नहीं रहता है, कि सर बिल्कुल रहता है। आप कोई भी वाईफाई लगवाते हो तो वो आपके घर के लिए रहता है कि नहीं रहता है, आपके ऑफिस के लिए रहता है कि नहीं रहता है, कि सर बिल्कुल रहता है। तो वो अपने क्या आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क आता है, खुद के लिए, खुद लैपटॉप के लिए पर्सनल, इसके साथ में स्मार्टफोन के लिए, प्रिंटर के लिए। तो ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जो अपने उपकरण होते हैं उनके लिए होता है, उसको बोलते हैं PAN, बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मतलब VPN एक प्रकार का नेटवर्क है जो कि सार्वजनिक नेटवर्क पर विस्तारित करता है, जिससे उपयोगकर्ता निजी संसाधनों का तक सुरक्षित रूप से दूरस्थ तक क्या कर सकता है, वो पहुंच सकता है, ठीक है। इसके साथ में ही आगे की ओर अपन चलते हैं। तो अब आगे अपने आता है कि जो अपने फार्मर हैं, जो अपने फार्मर हैं उनके लिए अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर में ये किस प्रकार से उपयोगी है, एग्रीकल्चर में ये किस प्रकार से उपयोगी है, वो अपने को देखना है। यूजिंग ऑफ जो मोबाइल एप्स है, अपन ने क्वेश्चन की बात की थी ना कि जो मोबाइल एप्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में या किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। तो मैंने वैसे तो पहले भी बता रखा है, पर दोबारा से मैं बता देता हूँ कि सबसे पहली तो है कि समय पर सूचना आ जाती है। अब वो चाहे भाई साहब बीज बुआई की हो, मौसम की हो, वो बेचने की हो, वो भाव की हो, वो सारी सूचनाएं समय पर आ जाती है। किसके द्वारा आती है, कि सर वो अपने आती है मोबाइल एप्स के जरिए। अब देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपने समय पर क्या आ जाती है, सूचना आ जाती है। जैसे कि आपने देखे होंगे कई ऐप ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल की भी बात करेंगे, वो ऐप जानकारी देते हैं, कोई मौसम की जानकारी देता है, कोई अपने जो भाव है
जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के भाव है उनकी जानकारी देता है। तो उन्हीं से रिलेटेड सबसे पहले बात करते हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन। पहला क्या आता है बेटा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, मतलब किसानों को मौसम पूर्वानुमान, कीट अलर्ट, बाजार मूल्य, इनकी जानकारी तुरंत मिल जाती है। इसको अपन पहला क्या आता है, पहला आता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन। इसके बाद में आता है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, मतलब इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी मतलब मोबाइल ऐप फसल प्रबंधन, कीट गुणवत्ता और उर्वरक उपयोग पर क्या देते हैं, सुझाव देते हैं, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है। तो सेकंड क्या आ जाएगा, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। अब इसके बाद में आता है कॉस्ट रिडक्शन। क्या आता है बेटा, कॉस्ट रिडक्शन आता है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या करता है, कुशल प्रथाओं की जानकारी देकर मोबाइल ऐप किसानों को कीटनाशकों, बीजों और इसके साथ में पानी पर लागत बचाने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब इसके साथ में जैसे अभी अपन फर्टिलाइजर दे रहे हैं, उर्वरक दे रहे हैं और उसके जस्ट बाद में वर्षा आ जाए, अपने को पता नहीं है, मौसम पूर्वानुमान वाले बताएंगे तो वो बता देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपन वो उर्वरक नहीं देते, उर्वरक नहीं देते हैं तो वो वर्षा के द्वारा नहीं होगा। तो ये अपने क्या है, कहीं ना कहीं कॉस्ट को रिडक्शन भी करता है। इसके बाद में आता है मार्केट एक्सेस, मतलब ये मार्केट में अपन डायरेक्ट उपज को भी बेच सकते हैं। अपना जो प्रोडक्शन प्राप्त होता है, अपना जो प्रोडक्शन प्राप्त होता है उस प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्शन को डायरेक्ट अपन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। इसके बाद में आता है रिसोर्सेस मैनेजमेंट है, जैसे कि पानी है, उपयोग, पानी के उपयोग है, सिंचाई है, कृषि उपकरण है, इनके रखरखाव की मार्गदर्शन वगैरह भी देते हैं, ताकि जो अपने संसाधन है, जो भी रिसोर्सेस है, उनका क्या हो, बेहतर तरीके से अपने मैनेजमेंट हो। इसके बाद में आता है अपने ऐप, जो कि अपन किसमें यूज लेते हैं, अपन कृषि क्षेत्र में क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा सबसे पहला ऐप आता है किसान सुविधा ऐप। कौन सा आता है बेटा, किसान सुविधा ऐप। इनके बस कार्य याद रखना। ये क्या करता है बेटा, ये वेदर, मौसम की क्या देता है, अपडेट देता है, मार्केट प्राइस मतलब बाजार के मूल्य बताता है, और इसके साथ में जो भी एक्सपर्ट होंगे वो क्या करेंगे साथियों, वो इसमें क्रॉप का मैनेजमेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रॉप का मैनेजमेंट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, किसान सुविधा ऐप है। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है इफको किसान ऐप। कौन सा आता है, इफको किसान ऐप आता है, जिसमें सबसे पहले बात करें ऑफर्स एग्रीकल्चरल टिप्स, मतलब ये क्या करता है, खेती से जुड़ाव जानकारी देता है। इसके साथ में वेदर की इंफॉर्मेशन, फार्मिंग रिलेटेड न्यूज देता है। तो ये अपने आता है इफको किसान ऐप। फिर आता है एग्री ऐप आता है, जो कि डिजिटल कृषि मंच, परामर्श मंच के रूप में कार्य करता है, मतलब किसानों को फसलों, बीजों और उर्वरकों की क्या देता है, जानकारी देता है। कौन सा ऐप, एग्री ऐप। कौन सा देता है बेटा, एग्री ऐप। ये क्या देता है, जानकारी देता है। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपने आता है पूषा कृषि ऐप। कौन सा आता है, पूषा कृषि, जो कि आईसीआर के द्वारा विकसित यह ऐप उन्नत कृषि तकनीकों और नई कृषि प्रौद्योगिकियों का क्या करता है, ये साझा करता है। मतलब आईसीआर के द्वारा जो भी उन्नत कृषि तकनीकें हैं और नई कृषि प्रौद्योगिकी है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसके डेवलपमेंट के बारे में इसकी जानकारी कहां पर देता है, ये देता है पूषा कृषि ऐप पर। इसके साथ में आता है कृषि नेटवर्क। कौन सा आता है, कृषि नेटवर्क। ये भी क्या है, ऐप है, जो कि कृषि विशेषज्ञों से जोड़ता है। किससे जोड़ता है साथियों, ये कृषि विशेषज्ञों से अपने को क्या करता है, कनेक्ट करता है, और फसल रोगों और खेती के प्रथाओं के समाधान प्रदान करता है। ये अपने क्या आ जाता है, कृषि नेटवर्क ऐप आ जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज वेब पेज, मतलब वेब पेज क्या है। बेटा वेब पेज के बारे में मैंने अभी बताया था कि वेब पेज क्या होता है। वेब पेज अपने को ले जाता है, कहां तक ले जाता है बेटा, अपने को ले जाता है, अपन ने जो भी चीज सर्च की है, जो भी चीज सर्च की है वहां तक अपने को लेकर जाता है। अपने को जो सूचना चाहिए वहां तक ये ले जाने का क्या करता है, कार्य करता है। देखिएगा वेब पेज एक केवल दस्तावेज या फाइल है, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, इस पर प्रदर्शित होती है, और इसके साथ में यह सामान्य HTML में लिखा जाता है, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है, और इसमें टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो और वीडियो इंटरेक्टिव तत्वों का क्या हो सकता है,
संयोजन हो सकता है। ठीक है, इसके साथ में ही आगे की ओर बात करें कि जो वेब पेज है, वेब पेज को हाइपरलिंक के माध्यम से एक साथ क्या किया जाता है, इनको जोड़ा जाता है ताकि एक संपूर्ण वेबसाइट बनाई जा सके और प्रत्येक वेब पेज को एक अद्वितीय यूआरएल के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। इसके साथ में ही एक वेब पेज में कई प्रकार के मीडिया सामग्री होती है, जैसे कि चित्र, ऑडियो, वीडियो, इसके साथ में ही फॉर्म, बटन, ये क्या होते हैं, कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। फिर आता है HTML। क्या आता है, HTML आता है। HTML में सबसे पहले बात करें तो HTML प्रत्येक वेब पेज की क्या होती है, रीड होती है, जो कि सामग्री की संरचना और लेआउट को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, जिससे वह वेब पर दिखाई देता है। बेटा वेब पर कब दिखाई देगा, कोई भी चित्र आप डालोगे, कोई भी ऑडियो डालोगे, तो वो दिखाई किसके कारण देता है कि सर वो दिखाई देता है अपने HTML के द्वारा। तो ये टैग्स, टाइटल, हेड, इनके द्वारा इस प्रकार से ये क्या करता है, उसको शो करवाने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, बाहरी जो भी फाइलें हैं उनको भी ये क्या करता है, लिंक करने का कार्य करता है। कौन, HTML। बस इसमें इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, जो यूजर्स है उसके लिए एक हेल्प प्रदान करता है, जैसे मल्टीटास्किंग देखा होगा, मतलब, और इसके साथ में ही मल्टी यूजर वाला देखा होगा, सिंगल यूजर का देखा होगा। अभी अपन बात कर लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक संचालन प्रणाली या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के मध्य क्या करता है, ये मध्यस्थ का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, मध्यस्थ का कार्य करता है। किसके किसके बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य और उपयोगकर्ता के मध्य, मतलब यूजर के मध्य ये क्या करता है, एक मध्यस्थ का, मीडिएटर का कार्य करता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इस प्रोसीजर को क्या करता है, इजी बनाने का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें बात करें तो यह सिस्टम के हार्डवेयर संसाधनों का क्या करता है, प्रबंधन करता है, सॉफ्टवेयर प्रयोगों को चलाने की अनुमति देता है, हार्डवेयर उपकरणों जैसे मेमोरी व प्रक्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स में सबसे पहला आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा आता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो कि सबसे पहले यही था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार में कार्यों को एक साथ में समूहित किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, कार्यों को एक साथ में समूहित किया जाता है और उपयोगकर्ता से कोई इंटरेक्शन किए बिना बैचों में प्रोसेस किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से उन सिस्टमों में किया जाता है जहां बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे कि पेरोल सिस्टम हो गया, बिलिंग सिस्टम हो गया, वहां पर कहीं ना कहीं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्या लिया जाता है, यूज में लिया जाता है। तो ये अपने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसको मल्टीटास्किंग भी बोल सकते हैं। मतलब जैसे अभी कोई आपका कार्य चल रहा है, आप गाने सुन रहे हो, तो गाने सुनने के साथ साथ में आप टाइपिंग भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक साथ में कई टास्क आप पूरे कर सकते हो, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई कार्यों में समय के टुकड़ों में दिया जाता है, जिससे कई उपयोगकर्ता बिना एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए एक ही सिस्टम का क्या करते हैं, यूज करते हैं और एक ही सिस्टम से अलग अलग कार्य करते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, और आगे आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा आता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिस्टमों में उपयोग किया जाता है, और जिनमें तत्काल प्रसंस्करण, मतलब बात करें तो प्रोसेसिंग और समय पर प्रतिक्रिया होती है, वहां पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग के इस टाइम में ये कार्य कंप्लीट करना है, वहीं पर ये क्या होता है, यूज में आता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। देखिएगा, आगे अपने आता है डिस्ट्रीब्यूटेड
ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब यह स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र कंप्यूटरों के समूहों को क्या करता है, नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ताओं के लिए इन्हें एक ही सिस्टम में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करता है। ये अपने क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, और आगे आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा आता है बेटा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा आता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इससे कई कंप्यूटरों को एक नेटवर्क के माध्यम से संचार और संसाधनों को साझा करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब इसमें कई कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से चल सकते हैं, उनमें संचार हो सकता है, इनमें रिसोर्सेज का क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, तो उसको अपन बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, और यह ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से मोबाइलों के लिए, स्मार्टफोन, टैबलेट के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर, और आगे आता है कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य कर रहा है। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो प्रोसेस का मैनेजमेंट कर रहा है, मतलब जो भी प्रोसेस चल रही है उसका क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, प्रक्रिया का क्या करता है, प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसों को बनाने, शेड्यूल करने और समाप्त करने के लिए क्या करता है, जिम्मेदार होता है। मतलब जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने, शेड्यूल करने और समाप्त करने, मतलब कंप्लीट करने का कार्य करता है। इसके साथ में ही अपन चलते हैं आगे की ओर, आगे आता है मेमोरी मैनेजमेंट। ये क्या करता है, मेमोरी का भी मैनेजमेंट करता है। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये रैम और जो सेकेंडरी होती है हार्ड ड्राइव, एसएसडी, इनका भी क्या करता है, मैनेजमेंट करने का कार्य करता है। ठीक है, मेमोरी जो है अपने स्टोरेज के लिए यूज में लेते हैं उसका भी मैनेजमेंट करता है। इसके साथ में ही यह इनपुट और जो आउटपुट अपने होते हैं, जैसे इनपुट हो गए जैसे कि कीबोर्ड माउस वगैरह हो जाते हैं, और जो आउटपुट होते हैं, आउटपुट अपने ये इनपुट है। ठीक है, और इसके साथ में ही इनमें ही क्या है, इनमें जैसे डिस्प्ले वगैरह आ जाती है तो वो आउटपुट हो जाते हैं। इनका भी क्या करता है, ये मैनेजमेंट करने का कार्य करता है। इसके साथ में ही फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, ये फाइल का भी क्या करता है, मैनेजमेंट करने का कार्य करता है। जैसे कि स्टोरेज जो उपकरण है उन पर फाइलों को संरचित तरीके से संग्रहित करने का, पुनः प्राप्त करने का, व्यवस्थित करने का भी क्या करता है, कार्य करता है। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। देखिए इसके बाद में आता है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। मतलब ये क्या करता है, ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो यूजर प्रमाणीकरण और पहुंच नियंत्रण नीतियों को लागू करने के लिए क्या करता है, सिस्टम की सुरक्षा भी क्या करता है, सुनिश्चित करता है, और डेटा को अनधिकृत रूप से क्या करता है, बचाता है। मतलब इससे अपन बात करें तो मतलब ये सिक्योरिटी करने का, डेटा को सिक्योर रखने का भी क्या करता है, कार्य करता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में आता है यूजर इंटरफेस। मतलब ये क्या करता है, ये यूजर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, और इसके साथ में जो भी यूजर बोलेगा वो कहीं ना कहीं कार्य करने का, वर्क कंप्लीट करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये अपने आता है यूजर इंटरफेस। क्या आता है, यूजर इंटरफेस आता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेटवर्किंग वगैरह का कार्य करता है। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द मेमोरी डिवाइस एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइस। मतलब मेमोरी डिवाइस क्या है और मेमोरी डिवाइस के प्रकारों को आपको क्या करना है, प्रकारों को आपको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है बेटा, प्रकारों को आपको एक्सप्लेन करना है। तो मेमोरी डिवाइस की अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि मेमोरी डिवाइस क्या होती है, तो यह कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होती है, और यह स्टोर करती है जो भी डाटा है, जो भी कार्य है, उनको कहीं ना कहीं स्टोर करने का कार्य करती है, उनको स्टोर करने का, संग्रह करने का कार्य करती है। कि सर मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, आप सभी को बताया था बेटा, दो प्रकार की मेमोरी होती है। दो प्रकार की होती है, प्राइमरी टाइप की, सेकेंडरी टाइप की, दो टाइप की मेमोरी होती है। ठीक है, और मैंने ये वहां पर ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से आपको समझा भी दिया था। ठीक है, अपन दोबारा से देख लेते हैं कि एक मेमोरी डिवाइस एक हार्डवेयर का घटक होती है जो कि कंप्यूटर अन्य
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डेटा प्रोग्रामों को क्या करता है, स्टोर करता है। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बेटा, हार्डवेयर होता है जिसको आप छू सकते हो, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, ठीक है, तो ये इनमें अंतर होता है। और एक मेमोरी डिवाइस क्या है, एक हार्डवेयर का घटक है जो कि कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उनमें डेटा और प्रोग्रामों को क्या करता है, स्टोर करने का कार्य करता है, ठीक है। अब इसके साथ में ही बात करें, जो कंप्यूटर है उसको क्या करती है, मेमोरी डिवाइस डाटा प्रदान करने की, जानकारी एक्सेस करने की, स्टोर करने की, पुनः प्राप्त करने की क्या करती है, साधन प्रदान करती है। कि भाई साहब कंप्यूटर है, अब जैसे अपना जेब है, ठीक है, अपने जेब है, बाहर की ओर जेब लगा होता है, उस जेब में अपन क्या करते हैं, उसमें अपन कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ऐसा ही कंप्यूटर का ये जेब है, इसमें ये स्टोर कर सकता है, उनको व्यवस्थित कर सकता है, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, मेमोरी डिवाइस कहते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ। टाइप्स में सबसे पहला आता है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी आती है बेटा, प्राइमरी मेमोरी आती है। और प्राइमरी मेमोरी में मैं बात करूं तो प्राइमरी मेमोरी में मुख्यतः इसको अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। मतलब ये कंप्यूटर जब तक चलता जा रहा है ना, इस पर कार्य होता रहा है, मतलब जब इस पर कार्य हो रहा होता है तब ये काम में आती है, अस्थायी होती है मुख्यतः। बंद होने पर ये जो डाटा होता है ये भी क्या होता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक मेमोरी डेटा प्रोग्रामों को के लिए मुख्य स्टोरेज है और जिन्हें सीपीयू के द्वारा क्या होता है, सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। ये तेज होती है और प्रोसेसर से सीधी जुड़ी होती है और त्वरित पहुंच क्या करती है, इसकी जो पहुंच है वो क्या होती है, त्वरित होती है, तेज होती है। इसके साथ में ही इसमें बात करें तो इसमें रैम आ जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी, ठीक है। अब इसके साथ में ही ये दोनों कैश मेमोरी और जो रैम है ये मुख्यतः है किसकी है, अपने जो है प्राइमरी मेमोरी के ही प्रकार है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, जैसे हार्ड डिस्क आ गई, ठीक है, हार्ड डिस्क आ गई। और मैंने शायद आपने अगर ऐप से पढ़ा होगा, अगर आपने ऐप से पढ़ा होगा तो उस टाइम मैंने सारे एग्जाम्पल ले लेकर बताया था, कीबोर्ड क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, और हार्ड डिस्क भी आपको दिखाई थी कि ये हार्ड डिस्क होती है और इसके साथ में ही हार्ड डिस्क क्या है, एक प्रकार की सेकेंडरी डिवाइस है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क आ गई, इसके साथ में ही सॉलिड स्टेट ड्राइव या जिसको एसएसडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसएसडी बोलते हैं, सीडी बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। इनका इतना ही अपन क्या करेंगे, इनका इतना ही वर्गीकरण करेंगे और बाकी आपको क्या करना है वहां से पढ़ना है। इसमें 4 दे रखे हैं पर मेनली आपको दो ही के ही प्रकार है ये, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो आगे अपन बात करेंगे किसकी साथियों, आगे अपन बात करेंगे जो अपने प्रिंटर है, प्रिंटर के जो प्रकार है, क्या है बेटा, प्रिंटर है, प्रिंटर के प्रकार है। प्रिंटर क्या होता है, कहीं ना कहीं जो भी अपने जैसे डाटा है, अब आप करते हो ना कभी कभी कि सर हम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं क्या, प्रिंट करवा सकते हैं क्या, तो वही प्रिंट होता है, वही प्रिंट होता है। मतलब जो भी आपके फोन में है उसको आप हार्ड रूप में निकलवा लेते हो, हार्ड कॉपी के रूप में निकलवा लेते हो। देखिएगा प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, ये आउटपुट देता है। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपको इनपुट दिखाई दे रही होगी, इनपुट डिवाइस है, पर इसको अपन क्या कर लेते हैं हार्ड कॉपी के रूप में। जब मैं आपको पेज या कॉपी के रूप में दिखाता है, जैसे पेज या कॉपी के रूप में मैं अगर दिखाता तो वो क्या होता, हार्ड कॉपी होती, क्या होती बेटा, हार्ड कॉपी। तो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग दस्तावेजों, चित्रों, ग्राफिक्स की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी कौन सी है, जैसे ये सॉफ्ट कॉपी है, ये क्या नहीं है, ये हार्ड कॉपी नहीं है, ठीक है। और इसके साथ में ही जो कि कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। और डिजिटल डेटा को ये ठोस रूप से बदलता है, ठोस रूप से ये क्या कर देता है, हार्ड कॉपी के रूप में कन्वर्ट कर देता है। बुक क्या होती है, एक बुक होती है, हार्ड कॉपी होती है बुक की, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी का मतलब है जो पीडीएफ होती है नॉर्मली। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है प्रिंटर के प्रकार। तो प्रिंटर के प्रकारों में सबसे पहले आता है इंकजेट प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर आता है। ये क्या होता है, मुख्यतः घर और कार्यालय दोनों में क्या किया जाता है, दोनों में मुख्यतः यूज किया जाता है। इसमें तरल से स्याही का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है और ये कागज पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में छिड़क कर क्या करते हैं, टेक्स्ट बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर आता है और इसमें और अदर प्रिंटर में आपको डिफरेंट भी पूछ सकता है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं,
इंकजेट प्रिंटर हो गया। इसके बाद में आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है? लेजर प्रिंटर उच्च गति वाले होते हैं उसकी कंपेयर में, और लेजर बीम या टोनर का इसमें क्या होता है? उपयोग होता है। और लेजर बीम एक घूमते हुए ड्रम पर क्या बनाता है? चित्र बनाता है, जो फिर कागज पर टोनर पाउडर क्या करता है? स्थानांतरित करता है। मतलब जो कागज होगा उस पर टोनर पाउडर स्थानांतरित करेगा और उससे क्या बन जाएंगे? टेक्स्ट बन जाएंगे। ये अपने क्या है? कहीं ना कहीं लेजर प्रिंटर आता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, आगे आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है? ये पुराने प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो कि स्याही की रिबन पर पिन की एक श्रृंखला से क्या करते हैं? ये प्रहार करते हैं और पात्र और क्या बनाते हैं? चित्र बनाने का कार्य करते हैं। इसके साथ में ही आगे की ओर बात करते हैं तो आगे आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो है वो स्याही को कागज पर स्थानांतरित करने के लिए गर्मी का प्रयोग करते हैं। थर्मल एनर्जी का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और वे ताप के प्रति संवेदनशील कागज का प्रयोग करते हैं ताकि गर्म होते ही काला न हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, आगे अपने आता है 3D प्रिंटर आता है। ठीक है, तो जो अपन ने बात की उतने ही आपको याद करने हैं, या फिर ओल्ड पेपर में मैंने बताया वो याद कर लेना। ठीक है, ये प्रकार 4 थे, वैसे काफी है, और डिटेल से पूछता है तो और आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में मैंने बता दिया था। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस क्या होती है। अब बेटा ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ लिख रहा हूं, इसमें मैंने कुछ लिखा, तो ये क्या हुई? ये इनपुट डिवाइस। अब ये आपको कहां पर दिख रहा है? कि सर यहां पर दिख रहा है, तो यहां पर दिख रहा है मतलब ये क्या हुआ? ये आउटपुट डिवाइस हुई। मैं इनपुट कर रहा हूं और ये आउटपुट दे रहा है। मैं इनपुट कर रहा हूं, ये आउटपुट दे रहा है। जैसे कि आप 2 + 4 लिखते हो कंप्यूटर में, वो देता है भाई साहब 6, वो आउटपुट हुआ, ये इनपुट हुआ। मतलब जो चीजें अपन क्या करते हैं, अपन कंप्यूटर को दिशा निर्देश देने के लिए यूज में लेते हैं, वो आती है इनपुट। और जो अपने को कंप्यूटर दिशा निर्देश यूज करने के लिए करता है या यूज करता है दिशा निर्देश देने के लिए, तो उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसके बाद में इनकी जो डिवाइसेस है, डिवाइसेस के नाम देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड में टेक्स्ट होता है, नंबर होता है, वो आप अप्लाई करते हो। जैसे फोन में चैटिंग करते हो ना बेटा, वैसे ही क्या होता है कंप्यूटर में होता है। तो आपका कीबोर्ड, जो फोन का कीबोर्ड मान लो, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके साथ में माउस। माउस में तो आप अंगुली यूज करते हो, माउस की जगह अंगुली यूज करते हो स्क्रॉल करने के लिए, रील्स स्क्रॉल करने के लिए। वैसे ही अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, अपन माउस यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से स्कैनर। स्कैनर में जैसे आप कहीं पर भी जाओगे, जो स्कैन करने की जो डिवाइस होती है जिसको अपने स्कैनर के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो वो अपने स्कैनर आता है। वो भी डाटा को कलेक्ट करने का कार्य करता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि कैप्चर करता है, ध्वनि को एंटर करेगा, तो ये अपने माइक्रोफोन आ जाएगा। वेबकैम, मतलब आप कोई कैमरा वगैरह, वेबकैम, कंप्यूटर का वेबकैम यूज में लेते हो कैमरे के रूप में, तो वो अपने कहीं ना कहीं क्या आता है? वीडियो और चित्र कैप्चर करने के लिए वेबकैम का यूज करते हैं। टच पैड, भाई साहब कोई भी आपका पैड है, जैसे मैं इस पर टच करके ही कार्य कर रहा हूं, तो ये अपने टच पैड आ जाएगा। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? ये गेम्स वगैरह में यूज में लिया जाता है मेनली। ठीक है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके साथ में बार कोड रीडर आ जाएगा। इसके साथ में ही ग्राफिकल टैबलेट आ जाएगा। इसके साथ में डिजिटल कैमरा, जो कि फोटो वगैरह लेने का कार्य करता है, तो इनपुट डिवाइस आ जाएगा। इसके साथ में आउटपुट डिवाइस की बात करें, मतलब वो आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो बेटा कंप्यूटर से प्रिंटर निकलवाते हो, हार्ड कॉपी निकलवाते हो, दैट इज आउटपुट। दैट इज क्या आ जाएगा बेटा? वो आपके आ जाएगा आउटपुट। वो क्या आ जाएगा? आउटपुट डिवाइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? आउटपुट डिवाइस आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आता है मॉनिटर। जैसे ये आपके हैं, इसको मैं मॉनिटर मानूं, मतलब ये आपको शो कर रहा है। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है जो सामने स्क्रीन होती है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? मॉनिटर आ जाएगा। ठीक है, जो कि दृश्य के रूप में आउटपुट आपको देता है। इसके बाद में आता है स्पीकर। स्पीकर से आवाज सुनते हो ना, गाने सुनते हो, मतलब वो आउटपुट दे रहा है, आपको आवाज दे रहा है। ठीक है, तो आवाज के रूप में जो देता है वो स्पीकर के द्वारा, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टर।
प्रोजेक्टर मतलब ये आपके जैसे कोई प्रोजेक्टर वैसे अलग होता है, और आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर अपने को ये स्क्रीन नहीं होती है, ये वाली एलईडी टाइप में नहीं होती है, पर वहां पर एक प्रोजेक्टर होता है और उसके द्वारा अपने सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो वो प्रोजेक्टर पर दिखाई देती है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन है, वो भी अपन आउटपुट के रूप में यूज में लेते हैं। प्लॉटर है, वो भी अपन किसमें, प्लॉटर वही प्रिंटर की तरह, तो वो भी आउटपुट होती है। एलईडी डिस्प्ले आ जाएगी, साउंड कार्ड आ जाएगा, इसके साथ में एलसीडी एलईडी स्क्रीन आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं क्या है साथियों, ये कहीं ना कहीं अपने जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है। तो मेरे हिसाब से आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दे रखी है कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां दे रखी है, और कंप्यूटर की पीढ़ियों में कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को मिलेगा। कहीं पर 1960 से 75 है, कहीं पर 64 से 75 है, कहीं पर 63 से 75 है। पर जो मैंने आपको ओल्ड में बताया था, ओल्ड पेपर्स में जो मैंने बताई थी ना, वो ही आपको क्या करनी है बेटा, रीड करनी है। यहाँ पर भी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, इनमें भी आपको वेरिएशन मिलेगा, पर वो वाले ही आपको याद करने हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसका भी क्वेश्चन आपके श्योर पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को आपको जरूर याद करना है। इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर, और आगे अपने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनरेशन आ गई। इसके बाद में कंप्यूटर की डेफिनेशन और कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर की डेफिनेशन और कंप्यूटर के प्रकार मतलब कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए डेटा को प्रोसेस करता है, इनपुट लेता है और सॉफ्टवेयरों के निर्देशों के अनुसार उनको प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर की गणनाएं करने, बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित करने और जटिल प्रक्रिया को स्वचालित करने में क्या करता है, सक्षम करता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी बताई थी मैंने, आपको याद हो तो वहां पर। इसके साथ में कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या होती है, तो इसमें सबसे पहले आता है अपने कौन सा आता है, स्पीड। इसके साथ में ही अपने एक्यूरेसी, ऑटोमेशन और भंडारित और वर्जिलिटी मतलब बहुमुखता। मतलब ये इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही तेज होती है। एक्यूरेसी के साथ में होता है ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक कार्य करता है। स्टोरेज करता है, स्टोर करता है। और वर्जिलिटी मतलब ये बहुमुखी टाइप का होता है, मतलब मल्टीटास्क ये क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के कार्य कर लेता है, ठीक है। तो ये इसके क्या है साथियों, ये आपके हैं जो कंप्यूटर की विशेषताएं। अब आता है कंप्यूटर के प्रकार। तो बेटा कंप्यूटर के प्रकार मैंने कितने बताए थे, एनालॉग कंप्यूटर है, इसके साथ में डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, तीनों याद रख लेना बेटा। 3 प्रकार बताए थे मैंने पिछली क्लास में। क्या क्या बताए थे, एक तो मैंने बताया था एनालॉग, एनालॉग जो कि अभी डिफरेंट भी बताया था उसमें, एक डिजिटल, एक डिजिटल, और एक क्या बताया था बेटा, हाइब्रिड। क्या था, हाइब्रिड, ठीक है। ये भौतिक कार्यों के लिए यूज में लेता है। ये जो कंप्यूटर की तार्किक क्रियाएं होती है, और ये मिक्स रूप का होता है, दोनों के मिक्स रूप का होता है। ये प्रयोगशालाओं वगैरह इनमें यूज में होता है। ये कहीं ना कहीं घर, कार्यालयों, ऑफिस वगैरह में यूज होता है, ठीक है। अब इनके अलग अलग प्रकार थे, डिजिटल के ज्यादा थे, इसके कम थे, ठीक है। तो वो आपको उस पिछली वाली क्लास से क्या करने हैं बेटा, कवर करने हैं। और ये अपने कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, इसके साथ में लैपटॉप, टैबलेट, वो सारे प्रकार मैंने वहां पर आपको याद करवा दिए थे। इसके साथ में ही आज का गेस पेपर और गेस पेपर का सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये आपके छपने वाले पीडीएफ कहां पर मिलेगी, अपने एप्लीकेशन पर। और इसके साथ में अगर चैनल पर देख रहे हो और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि आप पूरी वीडियो को देख लेते हो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं, इतना तो मत करो, जल्दी से 20K करवा दीजिए। अब आप देखें कितने टाइम में 20K करवाते हो, जल्दी से आपका योगदान रहेगा तो जल्द अपने क्या हो जाएंगे, 20K कंप्लीट हो जाएंगे। अपन भी एक फैमिली की तरह आपसे बिहेव कर रहे हैं, तो वैसे ही आप भी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। कोई भी डाउट आता है इन नंबरों पर कांटेक्ट आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी।